प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिकाओं का भविष्य एक मूल्यांकन। अर्थात व्यवस्थापिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत अपलोड कर दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम व्यवस्थापिकाओं का क्या भविष्य है इस संदर्भ में बातें करेंगे, जो कि न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं का भविष्य क्या उज्जवल है या व्यवस्थापिकाओं का भविष्य क्या अंधकार में है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे आज? व्यवस्थापिकाओं का भविष्य एक मूल्यांकन। देखो, यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम केवल भारत की व्यवस्थापिका की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसमें हमें पूरी दुनिया के संदर्भ में देखना है कि व्यवस्थापिकाओं का भविष्य कैसा है। मीन्स क्या व्यवस्थापिकाओं का भविष्य अंधकार में है या उज्जवल है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब व्यवस्थापिकाओं के भविष्य के बारे में हम कुछ बताएं, उससे पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इसके बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में। क्या कि वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंतर्गत व्यवस्थापिकाएं वास्तव में कार्यपालिका के बनिस्पत शक्तिशाली थी, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतर्गत अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दूसरे विश्व युद्ध से पहले वास्तव में कार्यपालिकाएं और व्यवस्थापिकाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही थी। अर्थात उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सहमिलन का युग कहा गया। मीन्स उस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि कार्यपालिका शक्तिशाली है या व्यवस्थापिका शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, जिससे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ठीक से संचालन किया जा सके। 2 बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ कि पूरी दुनिया में परिस्थितियां बदल गई और व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि होना शुरू हो गई। इस ही समय अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये कहा जाने लगा कि व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है और कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। इसके बाद में 1970 के बाद में फिर इसमें परिवर्तन होता है और हुआ ये कि वास्तव में व्यवस्थापिकाएं पुनः नई नई भूमिकाएं अदा करने लग गई और इसके आधार पर कहा जाने लग गया कि वास्तव में व्यवस्थापिकाओं का उस रूप में युग समाप्त नहीं हुआ है जिस रूप में वास्तव में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये कहा जा रहा था कि व्यवस्थापिकाओं का समय समाप्त हो गया है या व्यवस्थापिकाओं का दिन लद चुके हैं। ये बातें कही जा रही थी, मगर 1970 के बाद में वास्तव में नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया और वास्तव में व्यवस्थापिकाएं नई नई भूमिकाएं अदा करने लग गई। तो ये 4 बातें होगी। अब इनमें से जो तीसरी बात है, कौन सी? कि वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जैसे ही कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं और व्यवस्थापिकाओं की शक्तियां और कार्य कार्यपालिका के बनिस्पत नहीं बढ़ रहा था, तो ये कहा जाने लगा
कि व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है या व्यवस्थापिकाओं की अवनति हो रही है या वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के दिन लद चुके हैं या वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं का समय या युग समाप्त हो गया है। ये बातें कही जा रही थी। अब उसी संदर्भ में हमें समझना है कि क्या ये बात सही है कि व्यवस्थापिकाओं का पतन हो गया है, अब इन सभाओं की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या इन सभाओं का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ये बात नहीं कही जा सकती। आज भी इनका महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको व्यवस्थापिकाओं के भविष्य की जो बातें वो 3 पार्टों के आधार पर समझाएंगे। कितने पार्टों के आधार पर? 3 पार्टों के आधार पर समझाएंगे। सामान्य बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए होंगे। देखो, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हमारी वीडियो आप देखिएगा मगर गंभीरता से देखिएगा। कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जो कि वास्तविक रूप में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए और हमारी वीडियो के अंतर्गत बातें ना मिले। हाँ, इतना जरूर है कि आपको थोड़ा सा राजनीति विज्ञान को समझने के लिए गंभीर गहराई में जाना अति आवश्यक है और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए ही ये मेहनत कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो हमारी मेहनत बेकार ना जाए, इतना निवेदन आपसे मैं अवश्य करूँगा। चलिए, पहला पार्ट ले रहे हैं हम। देखो, इसके अंतर्गत हमने आपके लिए 3 बातें बनाई, 3 बिंदु बनाए। नंबर 1, व्यवस्थापिकाओं के पतन से। देखो, व्यवस्थापिकाओं का पतन कब से हुआ था, कब से माना जाता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। ये आपको नोट करना है। कब से? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये कहा जाने लगा कि पूरी दुनिया में परिस्थितियां बदल गई हैं और कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है और व्यवस्थापिकाएं उस अनुरूप शक्तिशाली नहीं हो रही है। अब व्यवस्थापिकाओं के पतन के क्या कारण है, इसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये बातें देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, व्यवस्थापिकाओं के पतन से यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। मतलब जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कहा जाने लगा कि भाई व्यवस्थापिकाओं का पतन होता जा रहा है, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना कि भाई वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं का युग ही समाप्त हो गया, अर्थात व्यवस्थापिकाओं का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज भी इनका महत्व है और आगे भी इनका महत्व रहेगा। क्यों रहेगा? ये सारी बातें हम निष्कर्ष में लेंगे। चलिए, दूसरी बात नोट कीजिएगा, 1970 के बाद। अब देखो, मैंने आपको व्यवस्थापिकाओं के भविष्य को ठीक से समझने के लिए 4 बिंदु बनाए थे ना भाई। 19वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली थी, फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और दूसरे विश्व युद्ध से पहले क्या था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे का सहयोग कर रही थी, अर्थात इनका सहमिलन का युग कहलाता है वो। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह नहीं सकते कार्यपालिका शक्तिशाली व्यवस्थापिका, क्योंकि ये दोनों ही वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक पद्धति को संचालित करना चाह रहे हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या कि वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कार्यपालिकाओं की शक्ति बढ़ जाती है। किसकी बनस्पत? व्यवस्थापिकाओं की बनस्पत। तो वहां यह कहा गया कि व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है। परंतु 1970 के बाद में फिर चौथी बात आ जाती है। ये चौथी बात होगी भाई, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे का सहयोग कर रही है, फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली हो जाती है। 3 बातें हो गई। और चौथी बात क्या है? 1970 के बाद में फिर इसमें परिवर्तन आता है। क्या? 1970 के बाद की प्रवृत्तियां नई आशाएं बंधाने वाली लगती हैं। मतलब 1970 के बाद में पूरी दुनिया में ऐसी प्रवृत्तियां आई, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसा माहौल बना कि व्यवस्थापिकाएं पुनः नई नई भूमिकाएं अदा करने लगी। आप ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका के 2 प्रकार के कार्य हैं, राजनीतिक और सरकारी। व्यवस्थापिका के कार्य से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं वहां कि राजनीतिक कार्य कौन से हैं, सरकारी कौन से हैं। यहाँ मैं केवल सामान्य बात बताऊंगा, तो ध्यान दें। सरकारी कार्य में तो क्या आता है? नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति, नियमाधिनिर्णय। ठीक है, तो वास्तव में ये कार्य तो क्या है, ये कहा जाने लगा कि भाई वास्तव में ये कार्य कार्यपालिकाएं कर रही हैं। लेकिन जो इसके राजनीतिक कार्य हैं व्यवस्थापिका के, हित स्वारोपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, ये आज भी व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसलिए इनका महत्व है
और इनका महत्व रहेगा। अब ये जो 6 बातें मैंने बताई, 6 कार्य बताए व्यवस्थापिका के, अर्थात 2 कार्यों में 3-3, भाई राजनीतिक कार्य में 3 हो गए, सरकारी कार्य में 3 हो गए। आप चाहें तो आमंड एंड पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल के आधार पर इसको ठीक से समझ सकते हैं, और यह मॉडल भी मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, देखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक भी बात मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आपको पूर्ण रूप में समझाऊंगा। मतलब एक एक शब्द के ऊपर, एक एक शब्दावली के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, एक एक शब्दावली के ऊपर, यहां तक कह रहा हूँ मैं, ध्यान दें, ठीक है। तो 1970 के बाद में प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, मीन्स व्यवस्थापिकाएं वास्तविक रूप में फिर से महत्वपूर्ण होने लग जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अब देखें तीसरी बात क्या ले रहे हैं हम। एक विद्वान है जीन, नोट कीजिएगा, जीन ब्लॉन्डेल, क्या बोल रहा हूं, जीन ब्लॉन्डेल। देखो ये क्या कह रहे हैं व्यवस्थापिका के भविष्य के बारे में। इनका कहना है कि वास्तव में व्यवस्थापिकाएं, नोट कीजिएगा, व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण में, नियम निर्माण मतलब कानून बनाने में, विधि निर्माण में, ठीक है। व्यवस्थापिका का मूल काम तो कानून बनाना ही तो है। तो क्या कर रही है कि व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण में पतन ठीक माना जा सकता है, अर्थात क्या करें कि व्यवस्थापिकाओं का नियम निर्माण में पतन ठीक माना जा सकता है। इनका कहना है कि भाई नियम निर्माण में तो इनका पतन माना जा सकता है कि पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा व्यवस्थापिका से बाहर ही तय कर लिया जाता है कि किस प्रकार के कानून बनाने हैं, और वास्तव में उस कानून का जो प्रस्ताव है, जो ब्यौरा है, वो तैयार कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसे संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद में उनका बहुमत होता है, पारित हो जाता है। तो वास्तव में इनका कहना है कि नियम निर्माण में तो पतन की बात मानी जा सकती है, परंतु संचार माध्यमों के रूप में व्यवस्थापिका सभाओं के पतन का पुष्टिकरण लगभग नहीं किया जा सकता। मतलब जो संचार, भाई राजनीतिक संचार से संबंधित कार्य वास्तव में आज व्यवस्थापिकाएं कर रही हैं। मतलब राजनीतिक कार्य आज व्यवस्थापिका ही कर रही है। राजनीतिक कार्य, फिर से कह रहा हूँ, हित स्वारोपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, इन तीनों का वास्तविक अभिप्राय क्या है आप हमारे प्लेलिस्ट में व्यवस्थापिकाओं के कार्यों के अंतर्गत देख सकते हैं। तो जीन ब्लॉन्डेल का कहने का मतलब है कि नियम निर्माण में तो पतन हो रहा है व्यवस्थापिकाओं का, मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में तो पिछड़ गई है, मंत्रिमंडल बाजी मार रहा है, कार्यपालिकाएं इस क्षेत्र में बाजी मार चुकी हैं, अर्थात वास्तव में कैसा कानून बनाना है कार्यपालिकाएं इस क्षेत्र में अग्रणी है। किसका कहना है? जीन ब्लॉन्डेल का। तो इसलिए उन्होंने कहा, फिर दोहरा रहा हूं, इसको समझे, नियम निर्माण में पतन ठीक माना जा सकता है। जीन ब्लॉन्डेल का कहना है कि नियम निर्माण में पतन ठीक माना जा सकता है, मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में तो इनका पतन हो रहा है, बिल्कुल सत्य है, परंतु संचार माध्यमों के रूप में सभाओं के पतन का पुष्टिकरण लगभग नहीं किया जा सकता। मतलब राजनीतिक संचार की बात की जाए तो इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं, अर्थात ये कार्य इनके द्वारा किया जाता है। आशा करते हुए बात समझ गई है। तो ये तो पहला पार्ट होगा। अब इधर आइए दूसरी बात लेते हैं। क्या कि भाई जब हम इसके भविष्य की बात कर रहे हैं तो ये बात सत्य है। मैंने आपको कहा था ना 1970 कि 1970 के बाद में वास्तव में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां सामने आई जिन्होंने नई आशाएं बंधाई हैं। मतलब वास्तव में ये कहा जाने लगा कि भाई व्यवस्थापिकाएं अभी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी रहेंगी। तो इस बारे में बात करेंगे। तो नोट कीजिएगा दूसरे पार्ट में कि निम्न कारणों से व्यवस्थापिकाओं के पुनर्वास व महत्व में वृद्धि की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब इन बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिकाओं का आज भी महत्व है और आगे भी महत्व रहेगा। ये कहना गलत है कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है या व्यवस्थापिकाओं का समय लद चुका है या व्यवस्थापिकाओं का समय जा चुका है या व्यवस्थापिकाओं का पतन हो गया है या व्यवस्थापिकाओं का कोई महत्व नहीं है या व्यवस्थापिका सभाएं महत्वहीन है, ये बात नहीं कही जा सकती है। जैसा कि व्यवस्थापिकाओं के पतन या अवनति के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व या युग समाप्त हो गया है, इनका कोई महत्व नहीं है, कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में कानून बनाती हैं, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। आज भी व्यवस्थापिकाएं महत्वपूर्ण हैं और आगे भी रहेंगी। हम इन बिंदु के आधार पर ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नोट कीजिएगा, मैंने मेरे विद्यार्थियों के लिए ये 7 बिंदु बनाए हैं। इसके आधार पर आप वास्तविक रूप में
व्यवस्थापिकाओं के भविष्य के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला बिंदु मैंने आपके लिए बनाया है, राजनीतिक या व्यवस्थाई कार्यों का निष्पादन अति आवश्यक है। अब देखो भाई, व्यवस्थापिका के कार्यों को दो ही तो भागों में बांटा जाता है, राजनीतिक कार्य, सरकारी कार्य। सरकारी कार्य तीन होते हैं, नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति, नियमाधीन निर्णय। ठीक है, अब उसकी बात की जाए तो वास्तव में वो कार्य तो कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किए जा रहे ज्यादातर आज, ये बात सत्य है। परंतु भाई जो व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक कार्य है ना, हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, मैं फिर कह रहा हूं इन तीनों के ऊपर आप व्यापक रूप में देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आमर्ने पावेल का संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल देखिएगा या फिर व्यवस्थापिकाओं के कार्य और शक्तियां देखिएगा। उनके अंतर्गत 6 के 6 बिंदु मैंने व्यापक रूप में समझाए हैं, यहाँ पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ के लिए एक बिंदु समझना है, क्या राजनीतिक या व्यवस्थायी कार्यों का निष्पादन अति आवश्यक है। मतलब कहने का भावार्थ ये कि वास्तव में जो व्यवस्थापिकाओं का राजनीतिक कार्य, हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, हित स्वरूपीकरण का कार्य कौन करता है, दबाव समूहित समूह, और हित समूहीकरण का कार्य कौन करता है, राजनीतिक दल। और राजनीतिक संचार का कार्य किसके माध्यम से होता है, संचार माध्यम, जिसमें रेडियो टेलीविजन संचार के जितने भी साधन हो सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो वास्तव में ये कार्य ऐसे हैं जो कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निष्पादित होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही तो एक ऐसा मंच है जहां वाद विवाद होता है। कौन, व्यवस्थापिका सभाएं। भाई जब ये कार्य नहीं करेंगे तो तय मानिएगा वास्तविक रूप में वाद विवाद कहाँ होगा भाई। संसदीय तो वाद विवाद का मंच है, इसलिए वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही राजनीतिक कार्य किया जाना अति आवश्यक है। इस कारण व्यवस्थापिकाएं आज पूरी दुनिया में महत्व की संस्थाएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व है। दूसरा, अभिव्यक्तात्मक व शिक्षणात्मक कार्य किए जाते रहेंगे। अब देखिएगा, देखो भाई वास्तव में तो ये जो अभिव्यक्तात्मक व शिक्षणात्मक कार्य है, ये क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, हित समूह, दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। मगर राष्ट्र हित में जनता को शिक्षित करने का कार्य, जनता की जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति संसद में, व्यवस्थापिका में किसके द्वारा की जाएगी, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही तो की जाएगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अभिव्यक्तात्मक व शिक्षणात्मक कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किए जाते रहेंगे। ये बात सत्य है कि हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल इसमें अग्रणी रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। भाई जनता की जो मांगे हैं, वास्तविक रूप में वो मांगे क्षेत्र विशेष से जो विधायक सांसद चुन करके आता है उसके द्वारा संसद में अपनी बात रखी जाती है कि हमारे क्षेत्र से ये मांगे उठाई जा रही हैं, ये समस्याएं हैं। उसके बाद में वास्तविक रूप में जब चुनाव होते हैं तो उस समय वास्तविक रूप में जो उम्मीदवार होते हैं तो जनता को किसी न किसी रूप में राजनीति का शिक्षण अवश्य देते हैं, राजनीति संबंधित बातों की जानकारी अवश्य देते हैं। इसलिए अभिव्यक्तात्मक व शिक्षणात्मक कार्य व्यवस्थापिकों द्वारा किए जाते रहेंगे। इस रूप में भी इनका महत्व है और रहेगा। तीसरा, जहां व्यवस्थापिकाएं नहीं हैं वहां इनकी मांग की जाती है। अब ध्यान दें, देखो अगर मान लो व्यवस्थापिकाओं का महत्व नहीं है तो मुझे बताइए, चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, तानाशाही, स्वेच्छाचारी, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, लोकतांत्रिक में तो होगा ही होगा व्यवस्थापिकाएं, सब प्रकार की शासन प्रणालियों में जहां कहीं भी यदि व्यवस्थापिकाएं नहीं है तो वास्तव में जनता व्यवस्थापिका सभाओं के गठन की मांग करती है और इसके लिए जनता
क्रांति और आंदोलन तक करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं का महत्व है। भाई तभी तो जनता मांग करती है कि व्यवस्थापिकाओं का गठन किया जाना चाहिए, चुनाव कराया जाना चाहिए। तो इस रूप में भी कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व है, व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्ज्वल है। ठीक है। चौथा, तानाशाह भी व्यवस्थापिकाओं को अनिवार्य मानते। अब ध्यान दें, वास्तव में सैनिक शासन की स्थापना होते ही किसी न किसी रूप में सैनिक शासकों के द्वारा भी व्यवस्थापिकाओं का गठन किया जाता है। जनता से चुनाव करवाए जाते हैं, किस लिए? जिससे कि सैनिक शासन, सैनिक सत्ता जनता की नजरों में वैध हो जाए, औचित्यपूर्ण हो जाए। इसलिए वास्तव में तानाशाही शासक भी जैसे ही सत्ता संभालते हैं, व्यवस्थापिकाओं के गठन की बात किसी न किसी रूप में करते हैं और इनके द्वारा व्यवस्थापिकाओं का गठन किया भी जाता है। ठीक है। तो इस रूप में भी इसका महत्व है। भाई कोई तो कारण है कि तानाशाही शासक हो, स्वेच्छाचारी प्रणाली हो, सर्वाधिकारवादी प्रणाली हो, या फिर शासन प्रणाली का कोई भी रूप क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में सभी शासकों के द्वारा व्यवस्थापिकाओं के गठन का प्रयास किया ही जाता है। और प्रयास इसलिए किया जाता है कि जनता की नजरों में सत्ता को वैधता प्राप्त हो जाए, जनता की नजरों में उस सत्ता को समर्थन मिल जाए। मतलब मूल बात यह है कि उस शासक को जनता का समर्थन मिल जाए। और जब तक जनता का समर्थन किसी शासक या सत्ता को नहीं मिलता है, तब तक वास्तविक रूप में लंबे समय तक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक रूप में वहां यदि कोई भी नियम कानून बनाए जाएंगे तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि जनता ने अपनी सहमति दे दी है तो फिर बल का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, पांचवा है शासकों की सत्ता व शक्ति का आधार। अब ध्यान दें, शासकों की सत्ता व शक्ति का आधार व वैधीकरण का एकमात्र माध्यम है व्यवस्थापिका। ध्यान दें, वास्तव में शासकों की सत्ता व शक्ति का आधार भी कौन है? भाई व्यवस्थापिका ही तो है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें विधायक कहा जाता है, पूरी दुनिया में देश विशेष में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, सत्य है, लेकिन पूरी दुनिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो एक ही नाम है, विधायक। तो वास्तव में जो विधायक होते हैं उनकी सत्ता या शक्ति का जो आधार व्यवस्थापिका ही तो है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सदस्य होते हैं या विधायक होते हैं, उनको जनता चुन करके भेजती है। भाई जनता से सहमति तो ली जाती है, जनता जिनको चुन करके भेजती है वो सत्ता में चले जाते हैं। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में शासकों की जो सत्ता और शक्ति का आधार वो व्यवस्थापिका ही है। व्यवस्थापिका नहीं होगी तो फिर सत्ता शक्ति का आधार क्या होगा? बल होगा। और बल से कितने दिन शासन किया जा सकता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका ही वैधीकरण का एकमात्र माध्यम है। वैधीकरण का मतलब वास्तविक रूप में उस सत्ता या शक्ति को जनता का समर्थन मिलना ही वैधीकरण है। क्या कह रहा हूं मैं? शासक की सत्ता या शक्ति को जनता का समर्थन मिलना ही वैधीकरण कहलाता है। इसे वैधता भी कह सकते हैं, औचित्य पूर्णता भी कह सकते हैं, वैधीकरण भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सत्ता शक्ति को जनता का जो समर्थन दिया जाता है वही वैधीकरण कहलाता है। तो वास्तविक रूप में सत्ता शक्ति का आधार और वैधीकरण का एकमात्र माध्यम व्यवस्थापिका ही है। इसलिए भी व्यवस्थापिकाओं का महत्व है। भाई ये संरचना नहीं होगी, ये संस्था नहीं होगी तो फिर सत्ता शक्ति का आधार क्या होगा? सत्ता का वैधीकरण कैसे होगा? समस्या आएगी ना। तो इसलिए भी व्यवस्थापिकाओं का महत्व है। ठीक है। चलिए, छठा बिंदु ले रहे हैं हम, सभी स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थापिकाओं की औपचारिकता को बनाए रखते हैं। अब ध्यान दें, सभी स्वेच्छाचारी शासन मतलब ऐसे शासक जो अपनी इच्छा अनुसार शासन का संचालन करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाते हैं। जैसे हम नाम ले सकते हैं यहाँ विशेषकर नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान,
इन तीनों देशों का आप उदाहरण दे सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि सभी स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थापिकाओं की औपचारिकता को बनाए रखते हैं। वास्तविक रूप में जो स्वेच्छाचारी शासक हैं वो भी देखो चाहे औपचारिक रूप में क्यों ना हो, दिखावे के रूप में क्यों ना हो, लेकिन व्यवस्थापिका जैसी संस्थाओं की स्थापना अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं जिससे कि वास्तविक रूप में जनता को ये लगे कि ये जो शासक हैं वास्तविक रूप में शासन का संचालन हमारी सहमति से कर रहे हैं और सर्वे सर्वा हम स्वयं है, मतलब जनता है। इसलिए व्यवस्थापिकाओं का गठन करवाया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में जैसे शासक सत्ता संभालता है तो सबसे पहले उसके द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं का गठन करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि उस सत्ता का वैधीकरण हो, जिससे कि उस सत्ता को जनता की सहमति मिले। जनता की सहमति मिलना ही क्या कहलाता है? वैधता, वैधीकरण, औचित्य, पूर्णता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अंतिम 7वां नोट कीजिएगा। सर्वाधिकारी शासनों में तो व्यवस्थापिकाओं को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग बनाया जाता है। मैं समझाऊंगा, नोट कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं। सर्वाधिकार शासन में क्या? सर्वाधिकारी शासन में। सर्वाधिकारी शासन का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन, वर्तमान का चीन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। सर्वाधिकारी शासनों में तो व्यवस्थापिकाओं को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग बनाया जाता है। आप देखिएगा चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को ही राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग माना गया है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका का नाम है, चीन की व्यवस्थापिका का नाम है। ठीक है, अब चाहे औपचारिक रूप में ही हो, लेकिन भाई राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग तो चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को ही बनाया गया है। अब व्यवहार में चाहे साम्यवादी दल शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ये बात सत्य है, परंतु मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे साम्यवाद की उग्रता कम हो रही है चीन में, सोवियत संघ का तो विघटन हो गया 1991 में, तो चीन में भी वास्तविक रूप में जैसे जैसे साम्यवाद की उग्रता कम हो रही है, साम्यवादी दल की उग्रता कम हो रही है, वैसे वैसे वहां भी व्यवस्थापिका का महत्व बढ़ रहा है। समझ गए इसका मतलब? तो वास्तविक रूप में सर्वाधिकारी शासनों में तो व्यवस्थापिकाओं को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग बनाया जाता है। अतः इन 7 बिंदुओं के आधार पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कह सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्जवल है। और इन कारणों की वजह से चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, सर्वाधिकारी शासन प्रणाली हो, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो, या सैनिक शासन हो, और फिर चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्थापिकाएं होती हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये कि कोई भी शासन प्रणाली हो, कैसा भी स्वेच्छाचारी शासक हो, कैसा भी तानाशाही शासक हो, हिटलर और मुसोलिनी जैसा, सबके द्वारा चाहे औपचारिक रूप में सही व्यवस्थापिकाओं की स्थापना निश्चित रूप में की जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण है क्या? कि वास्तव में उस शासक को, खुश सत्ता को जनता की सहमति प्राप्त हो जाए। इसलिए वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं की स्थापना के द्वारा वो सत्ता का वैधीकरण करवा लेते हैं, सत्ता को वैधता प्राप्त हो जाए, सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाए, इसलिए वहां व्यवस्थापिकाओं की स्थापना की जाती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। तो चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा? जनता के द्वारा कराया जाएगा। तो जनता अपनी सहमति दे रही है, असहमति दे रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जनता की सहमति प्राप्त की जा रही है। तो इन सब कारणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व है। ठीक है, ये 2 बातें होगी। अब इधर आइए, अब तीसरे पार्ट में हम लेते हैं व्यवस्थापिकाओं का जो भविष्य है, इसके बारे में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ध्यान दें, अब देखिएगा, निष्कर्ष में आप लिखेंगे, नोट कीजिएगा, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में, क्या बोल रहा हूं मैं? आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में एकता का केंद्र, मतलब जो व्यवस्थापिका है वो ही एकता का केंद्र है। व्यवस्थापिका सभा ही एकता का केंद्र है देश के लिए। एकता का केंद्र, राष्ट्रीयता का प्रतीक, जो पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाएं ही क्या है? राष्ट्रीयता का प्रतीक हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, ठीक है, क्षेत्र विशेष चुन करके आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में इनके द्वारा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। अगली बात, शिकायतों को प्रस्तुत करने का मंच। क्या कह रहा हूं मैं? शिकायतों को प्रस्तुत करने का मंच। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका सभाओं में तो ही क्या किया जाता है? शिकायतों को प्रस्तुत किया जाता है। भाई व्यवस्थापिका ही तो एक ऐसा मंच है जहां वास्तविक रूप में वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है देश की समस्याओं के ऊपर। तो फिर क्या इसका महत्व नहीं है? भाई अगर व्यवस्थापिका सभाएं नहीं होंगी तो मुझे बताइए ये कार्य कौन करेगा? कार्यपालिकाएं कर लेंगी? न्यायपालिकाएं कर लेंगी? नहीं, कभी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। इसलिए भी निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है इनका महत्व है। अगली बात, और सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है तो यही एक संरचना ऐसी है, यही एक संस्था ऐसी है, कौन? व्यवस्थापिका, जो कि वास्तविक रूप में ये कार्य कर सकती है। इसके अलावा और कोई संरचना ये कार्य नहीं कर सकती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिकाओं का महत्व है, इनका भविष्य उज्जवल है। क्या कर रहा हूं? व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्जवल है। इसके बाद में अंत में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में जैसे ही जो 20वीं शताब्दी शुरू होती है तो वास्तव में व्यवस्थापिकाएं और कार्यपालिकाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं, जिसे सहमिलन का युग कहा जाता है। उसके बाद में फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में व्यवस्थापिकाओं का पतन होता है, लेकिन 1970 के बाद में फिर स्थितियां बदल जाती हैं और व्यवस्थापिकाएं नई नई भूमिकाएं अदा करने में अग्रणी होती जा रही है। अर्थात वास्तव में आज व्यवस्थापिकाओं के द्वारा हकीकत रूप में राजनीतिक कार्य किए ही जाते हैं और किए जाते रहेंगे। राजनीतिक कार्य मीन्स हितों का स्वरूपीकरण, हितों का समूहीकरण और राजनीतिक संचार, ये तीन ऐसे कार्य हैं जो कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा किए जाते और किए जाते रहेंगे। तो इस रूप में भी निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्जवल है। और अंत में एक बात और कहूंगा मैं निष्कर्ष रूप में, ध्यान दें, देखिएगा, वास्तव में जब कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं, पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं मैं, चाहे भारत हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे जापान हो, ब्रिटेन हो, स्विट्जरलैंड हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, जब कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं में मुकाबला होता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं को ही झुकना पड़ता है। क्या कह रहा हूं? कार्यपालिकाओं को ही झुकना पड़ता है। समझ गए? फिर से दोहरा रहा हूं, जब कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं में मुकाबला होता है तो वास्तव में कार्यपालिकाओं को ही झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में कार्यपालिकाओं को कुछ क्षेत्रों में यदि शक्ति दी गई है तो सम व्यवस्थापिका ने ही दी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका यदि शक्तिशाली बनी है तो इसका मूल कारण एक ही है और वह कौन है? स्वयं व्यवस्थापिकाएं हैं। इसलिए यदि मुकाबले की बात आती है तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं को झुकना पड़ता है। अतः अंत में आप कह सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का भविष्य उज्जवल है। क्लियर? तो ये हो गया व्यवस्थापिकाओं का भविष्य से संबंधित बातें। अब इस बात को आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर लागू कर सकते हैं। मीन्स किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत यदि आप सरकार के एक अंग व्यवस्थापिका के भविष्य की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका के भविष्य के बारे में आप यदि मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो इसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने यह आपके लिए एक मापक दे दिया है। इस मापक के आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका के भविष्य का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा करता हूं ये बात पूर्ण रूप में आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।